नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पीएम ने ली बैठक। अधिकारियों और जनता से पीएम ने की सावधानी बरतने की अपील। कहा, नए वेरिएंट के लिए सभी अभी से ही तैयार रहने की जरूरत। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म। किसानों ने संसद कूच और ट्रैक्टर मार्च को किया स्थगित। 4 दिसंबर को दोबारा होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। नूंह में हरियाणा प्रगति रैली को सीएम मनोहर लाल ने किया संबोधित। नूंह वासियों को दी करोड़ों की सौगात। करोड़ों रुपए की 9 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। हरियाणा में डेंगू का कहर जारी। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। हिसार में मिले डेंगू के 23 नए मामले। बल्लभगढ़ में डीएपी के बाद यूरिया की किल्लत। खाली हाथ लौट रहे यूरिया लेने पहुंचे किसान। कहा, केंद्र संचालक ने स्टॉक खत्म होने की कही बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है मेट्रो सिटी का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सोनीपत में 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हुई है। 29 नवंबर को संसद में होने वाला ट्रैक्टर मार्च टल गया है और अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आपको बता दें कि किसानों ने एमएसपी समेत कई मांगों पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है कि 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहां निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनीपत से लाजपत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाजपत, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है जो खत्म हो गई है, क्या कुछ फैसला लिया गया है इस बैठक में? जी बिल्कुल, आज की तो अहम बैठक रखी गई थी, सभी की नजरें इस बैठक पर थी और वो समाप्त हो चुकी है। उसमें हालांकि कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। सबसे बड़ा फैसला यही था क्योंकि 29 तारीख का जो संसद कूच था, उसको लेकर ये बैठक कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही थी और फिलहाल किसान नेताओं ने इस बैठक को टाल दिया है। 29 तारीख का वो संसद कूच था, किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो संसद कूच नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 4 तारीख दोबारा दी है। 4 तारीख को सिर्फ किसान मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। उससे पहले किसानों ने ये भी साफ किया है कि जो प्रधानमंत्री है या सरकार के नेता हैं, वो किसानों के साथ बैठ कर टेबल पर बात करें। वो एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं जिसमें किसानों की जो मांग है, चाहे किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मांग, या इसके अलावा बिजली बिल संशोधन, पराली का मुद्दा, या जो किसान शहीद होने के मुआवजे की मांग को लेकर वह चिट्ठी लिख चुके हैं और सरकार से साफ किया कि टेबल पर बैठकर किसानों के साथ बातचीत करें, वरना आने वाले 4 तारीख को वो बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। जी, और इसी के साथ लाजपत, 29 नवंबर को जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकालने की रणनीति बनाई गई थी किसानों द्वारा, आखिर उसको क्यों स्थगित किया गया, उसको क्यों टाला गया है अभी? जी बिल्कुल, जो किसान नेता उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी 3 कृषि कानून जो रद्द होने की जो मांग है वो लगभग पूरी कर दी है। ये भी कहा कि उनकी जीत हो गई है, लेकिन उनकी जीत में कुछ मुख्य जो छोटी मोटी मांगे वो बची हुई हैं। क्योंकि जो सरकार की है वो 29 तारीख को संसद सत्र शुरू हो रहा है। अगर सरकार पहले संसद सत्र में उसे शुरू के बाद तो सरकार ने जो ऐलान हुआ उसमें कहा है कि पहले ही दिन जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द करने का बिल जो पास हो जाएगा, उसको देखने के लिए सरकार को समय दिया गया है। अगर सरकार अपनी बात पर जो खड़ा नहीं उतरती है तो
तो किसानों ने यह साफ किया कि आने वाले 4 तारीख को कभी भी वो संसद कूच का दोबारा आह्वान दे सकते हैं, दोबारा कॉल दे सकते हैं। जी बिल्कुल लाजपत, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 4 दिसंबर में जिस तरह से संयुक्त किसान दोबारा बैठक करेंगे, मोर्चा पूरा बैठक करेगा, रणनीति बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च भी दोबारा हो सकती है 4 दिसंबर के बाद। जी बिल्कुल, अगर किसान नेताओं ने यही साफ किया कि अगर मंत्री या सरकार का कोई अधिकारी उनके साथ टेबल पर बैठकर बात नहीं करता है उनके मुद्दों को लेकर, तो आने वाली 4 तारीख को सभी के सभी नेता दोबारा एकत्रित होंगे और बैठक में संसद कूच से लेकर या इससे भी बड़ा कोई ना कोई ऐलान किया जा सकता है। जी लाजपत, और जिस तरह से किसान आंदोलनरत हैं, तो आंदोलन करते हुए अभी बॉर्डरों पर कैसा माहौल है? क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया गया है उसके बाद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे जो भी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इस बैठक से पहले जो किसानों के कार्यक्रम थे, चाहे 22 तारीख का लखनऊ में महापंचायत का हो या फिर उसके बाद 26 तारीख का बॉर्डरों पर किसानों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम हो, तो वो उसी तरह चल रहे थे। 29 तारीख का भी किसानों का जो संसद मार्च था वो अभी तक था, लेकिन आज की बैठक के बाद इस पर निर्णय लेना था और निर्णय हो चुका है। तो उसी के चलते किसानों की जो संख्या है वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, वो भारी तादाद में किसान पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो पहले 1 साल पहले रौनक होती थी वो दोबारा बॉर्डरों पर लौट चुकी है। जी बिल्कुल, लेकिन महिलाएं और बच्चों पर अभी क्या स्थिति है? वो भी अभी मौजूद हैं कि अभी महिलाएं और बच्चे घर को लौट चुके हैं? जी बिल्कुल, ज्यादा संख्या में जो महिलाएं और बच्चे हैं वो भी अभी तक यही मौजूद हैं, क्योंकि वो 26 तारीख को ही आए थे और पंजाब से और अलग अलग स्टेटों से सोनी पर यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं, टीकरी या गाजीपुर, वो वहीं पर मौजूद हैं। और लगातार जो किसान है जो पहुंचे उनका यही कहना है कि एसकेएम की जो बैठक में फैसला होगा और जो उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी के तहत वो आंदोलन में डटे रहना है या घर जाना है, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। बिल्कुल राजपत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है, जो कि अब बैठक खत्म हो चुकी है और इसी बैठक के तहत फैसला लिया गया है कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा और जो कि 4 दिसंबर के बाद एक मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के बाद ही रणनीति आगे की तय होगी और क्या आगे करना है इस पर 4 दिसंबर की मीटिंग के बाद ही निर्णय निकल कर आएगा, निष्कर्ष निकल कर आएगा। और इसी के साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक किसान लगातार आंदोलनरत रहेंगे। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर आज भी चिंताजनक बना हुआ है। बता दें कि 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो गुड़गांव के प्रकाश सदन में सुबह 7 बजे PM 2.5 का स्तर 395 दर्ज किया गया है और जबकि सेक्टर 55 में 377 और टेरी ग्राम में 387 पर बना हुआ है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 11 में प्रदूषण का स्तर 462 दर्ज किया गया है, जबकि सेक्टर 16A में यह स्तर 425 पर बना हुआ है। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विजिबिलिटी भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और जो PM है उसका स्तर भी 2.5 का स्तर 395 दर्ज किया गया है सुबह 7 बजे। और मोहित कुमार गुरुग्राम से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। मोहित, प्रदूषण का स्तर अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? लगातार जिस तरह से इसका स्तर बढ़ता चला जा रहा है, फिलहाल में वहां की क्या स्थिति है? मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम जिले में आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ जो है AQI लेवल दर्ज किया गया है। गुरुग्राम के अंदर आज 384 के पास जो है AQI लेवल पहुंच गया है। और अगर मैं पूरे वातावरण की बात करूं तो गुरुग्राम की जो हवा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सफेद रंग की चादर नजर आ रही है, जो कि कम घोटू एहसास जो है गुरुग्राम के लोगों को करा रही है। जी, जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर लोगों को सांस लेने में साफ तौर पर होता है और ये बात कही भी जाती है कि लोगों को आंखों में जलन होती है, ऐसे तमाम तरह की दिक्कतें होती है। तो ऐसे में अब आसपास आपके जो लोग हैं उनके क्या कहना है इसको लेकर? प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि बीते 2 दिनों से जो है काफी रिलीफ मिला था प्रदूषण से, मगर आज अचानक से दोपहर बाद से ही जो है गुरुग्राम में अचानक से वही सफेद चादर
जो दिखने लगी है। हालांकि जो लोगों का मानना है कि जो हल्का हल्का धुंध है, इसके कारण भी जो है एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा जो मशीनों में एक्यूआई मीटर है जो उसके अंदर दर्ज किया जाता है। और ऐसे में अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि अगर धुंध होता है तो उसको भी जो है एक्यूआई लेवल मशीन जो है मीटर वो काउंट करता है, जिसके चलते जो है प्रदूषण लेवल ज्यादा दिखता है। मगर अगर हम सांस लेने में दिक्कत की बात करें तो गुरुग्राम जिले में आज एक बार फिर से जो है लोग मास्क लगाते नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीरें में अगर आपको दिखाना चाहूंगी, जो लोग साइड से गुजर रहे हैं इन लोगों को आप सीधे तौर पर मास्क में देख सकते हैं। और हालांकि जो कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले गुरुग्राम जिले में बहुत कम है, मगर लोग अगर सड़कों से मास्क लगाकर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की स्थिति है वो खराब नजर आ रही है। इसके चलते इस तरीके का बदलाव जो हम लोगों की दिनचर्या में नजर आ रहा है। जी, कहीं ना कहीं प्रदूषण और दूसरी तरफ कोरोना दोनों ने ही इंसान आम आदमी को जीना दुभर कर रखा है। ऐसे में प्रदूषण अभी फिलहाल की बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास अब तक किए गए हैं और उसका कितना असर देखने को मिला है? मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जो हवा को शुद्ध करने के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं, जो कि सड़कों पर घूम रही हैं और फुहार जिसे कहते हैं वो मार रही हैं। ऐसे पेड़ों के पत्तों पर जो है फुहार लगातार गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा लगाई जा रही है। और जो इलाके हैं गुरुग्राम के सड़कों के किनारे भी जो है जल छिड़काव किया जा रहा है, जिसके चलते जो गाड़ियों से धूल ना उड़े और पेड़ों के पत्तों पर जो धूल जमा होती है जिसकी वजह से हवा चलने पर जो पेड़ हिलते हैं और ऐसे में जो धूल है वो वातावरण में मिलता है, उन सभी चीजों का जो उपाय है लगातार गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से आज एक बार फिर प्रदूषण बढ़ा है, कहीं ना कहीं जो सवाल है वो गुरुग्राम जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आज एक बार फिर उठ रहे हैं। जी मोहित, जिस तरह से लगातार प्रशासन फॉगिंग करके ये प्रदूषण को कम करने में और नियंत्रण में लाने में प्रयासरत है, ऐसे में मुख्य क्या ऐसा वजह है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है गुरुग्राम में? मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम जिले में प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंडस्ट्री और बेलगाम इंडस्ट्री, यानी कि रबड़ की वो इंडस्ट्री जिनकी वजह से काला धुआं जो है प्रदूषण बनाता है और उससे काफी दिक्कतें आती है। गुरुग्राम जिले के अंदर अगर हम सेक्टर 37 की बात करें तो ऐसे में सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, जल प्रदूषण भी देखने को मिलता है। जहां पर जींस लगने वाली फैक्ट्रियां पानी के अंदर रसायन छोड़ देती है, वहां जल प्रदूषण होता है। और हवा में जो लोग धुआं छोड़ते हैं उससे जो है वायु प्रदूषण होता है। गुरुग्राम जिले के अंदर हालांकि अगर हम कंपनियों से अगर हम बात करें तो जो यातायात के जो साधन है, यानी कि जो बसें हैं, बसों को सीएनजी कर दिया गया है पूरे तौर पर हालांकि, मगर जो आज भी डीजल ऑटो गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कालीख पोतने का काम कर रहे हैं प्रदूषण के दौरान, प्रदूषण के लिए किए जाने वाले कवायदों के ऊपर। और लगातार अगर हम गुरुग्राम बस स्टैंड की बात करें तो 1000 से ऊपर की संख्या में डीजल ऑटो आपको वहां देखने को मिलेंगे, जहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि काला धुआं जो है वो अपनी चादर उस इलाके में बिछाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल मोहित, ये काला धुआं अब लोगों के सांस लेने के लिए दुभर बनता चला जा रहा है, बड़ी परेशानी की वजह बनती जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। और प्रदूषण का जो स्तर है, लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको स्तर को कम किया जाए, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की दिक्कतें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। बढ़ते आगे, जहां डीएपी खाद संकट के बाद अब किसानों को यूरिया नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है और किसान खाली हाथ घर लौट रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष भी है। वल्लभगढ़ फसल मंडी में आए किसानों का कहना है कि जब वहां सरकारी किसान केंद्र पर गए और दानेदार आपको बता दें कि यूरिया मांगी तो सरकारी किसान केंद्र संचालक ने स्टॉक नहीं होने की बात कही। वहीं संचालक ने कहा है कि उनके पास दानेदार यूरिया नहीं है बल्कि नैनो यूरिया है, जैसे ही दानेदार यूरिया आ जाएगी किसानों को दे दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता जुगनू जुड़ चुके हैं। जुगनू, अब डीएपी खाद के बाद यूरिया की परेशानी किसानों के सामने आ रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, डीएपी खाद के बाद अब किसानों के सामने यूरिया की समस्या आ गई है और लगातार अब जो किसान है मंडी पहुंच रहे हैं, किसान मंडी पहुंच रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें जो दानेदार यूरिया है वो दी जाए। परंतु जो मंडी संचालक हैं उनका कहना है कि हमारे पास जो दानेदार यूरिया है वो खत्म हो चुकी है, जो कि 8 नवंबर को आई थी, उसके बाद जो है फिलहाल अब तक नहीं पहुंची है। बात करें किसानों की तो किसानों में भारी रोष है। वल्लभगढ़ मंडी में 2 जगह जो है ये यूरिया मिलनी है और यूरिया मिलने के बाद जो है किसान लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। और जो मंडी संचालक हैं और जो इफको किसान जो मंडी संचालक है वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई यूरिया नहीं है, हमारे पास नैनो यूरिया है जो लिक्विड फॉर्म में है।
हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। उन्हें बार बार यही हिदायत दी जा रही है कि ये बहुत अच्छी जुगनू, और जिस तरह सस्ती से है, किसान आप इन्हें लगातार लेके जाइए। परेशान है, पहले वो डीएपी खाद को लेकर परेशान थे, अब यूरिया को लेकर परेशान है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या डीएपी का संकट अभी खत्म हो गया है, जिसके बाद अब यूरिया के लिए परेशान हो गए, या फिर दोनों की स्थिति सामान्य है? डीएपी भी अभी नहीं मिल पा रहा है, वहीं यूरिया भी अभी नहीं मिल पा रहा है, क्या है स्थिति अभी? जी, डीएपी खाद की बात करें तो डीएपी जो खाद है वो अभी स्टॉक में बची हुई है। जब हमने संचालक से बात की तो उन्होंने बताया कि 201 कट्टे जो हैं वो स्टॉक में पड़े हैं, वो किसान नहीं ले पा रहे हैं, वो लगातार आ रहे हैं और जो यूरिया, दानेदार यूरिया की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है नहीं। आने वाले 4 दिनों में जो दानेदार यूरिया है वो हमें उपलब्ध हो जाएगी, ताकि हम किसानों को हम उपलब्ध करा सकेंगे। जी, और किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है? वो किस तरह से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपनी बातें किसके सामने अपनी बता रहे हैं कि उन्हें यूरिया की जो दिक्कत हो रही है, डीएपी खाद की किल्लत हो रही है, उसको लेकर वो किसके पास गुहार लगा रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक किसानों की जो आवाजाही है वो मंडी में लगी हुई है और लगातार जो है यूरिया की मांग कर रहे हैं। वो गुहार लगा रहे हैं। जो मंडी संचालक हैं, जो वहां पर अधीक्षक हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास जो है वो अभी सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई खाद नहीं आई है। जब तक हमारे पास कोई खाद नहीं आएगी तो हम आपको कैसे दें। वो लगातार मंडी में पहुंच रहे हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि हमें जो दानेदार यूरिया है वो हमें प्रदान की जाए, ताकि हम जितनी भी हमारी फसल है वो हमें जो उपजाऊ बना सकें। और बात करें किसान की तो उनका कहना है कि मैं यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद जो मंडी संचालक है उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी खाद नहीं है। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि मैं फसल नहीं बोऊंगा और ऐसे ही अपनी फसल को पड़ती छोड़ दूंगा। जी जुगनू, तमाम तरह की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर इसको कहा जा सकता है कि किसानों के साथ अब छल हो रहा है। पहले एक तरफ डीएपी खाद को लेकर किल्लत का संकट झेल रहे थे किसान, और अब परेशान है वो दानेदार यूरिया को लेकर। ऐसे में उनकी समस्या का निदान कब होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां सोनीपत जिले के मंडोरा गांव में शनिवार को उत्तम खेती और अच्छा लाभ लाने के मकसद से किसान जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि जिसमें सोनीपत के उपायुक्त बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे हैं और कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्टॉल अन्य फसलों लगाने के प्रति किसानों को प्रेरित भी किया है। उन्होंने ग्रामीण किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि धरती की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए देशी खाद बेहद जरूरी है डालना, और आपको बता दें कि इससे किसानों को लाभ मिलता रहेगा। फसल के पीछे पड़े हुए गेहूं डीकम्पोजर लगाए हुए हैं। आईएआर की जो टीम आई है, आईएआर आई की, इन्होंने बनाया पूसा डीकम्पोजर। अगर उसको जमीन में मिलाओगे तो ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी, और उसको बंडल बना के बाहर भेजोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और काम आएगी, उसकी बहुत चीजें होंगी। तो इस तरीके से कोई भी जो स्कीमें सरकार की है उसका फायदा उठाना चाहिए। और इतने बड़े बड़े साइंसदान आपके पास आए हुए हैं, जिसका कोई प्रश्न है, कोई बात पूछनी चाहिए, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जिला प्रशासन की तरफ से आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो डीसी का ऑफिस आपके लिए खुला है। फिर सारे अधिकारी कर्मचारी आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे जब भी कोई जरूरत होगी। उनकी तरफ जाना चाहिए। बता दें, सोनीपत के मंडोरा गांव में इसका आयोजन किया गया था। और अब खबर गुरुग्राम से, जहां सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुग्राम के बस स्टैंड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सरकारी ड्राइवरों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। किस तरह से सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग कर और अपने साथ साथ दूसरों का ध्यान रखें। कार्यक्रम में हुंडई की ओर से पहुंचे ट्रेनर ने ड्राइवरों को बताया है कि रात में किस तरह से सुरक्षित ड्राइविंग करें, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो और सड़क में हादसा ना हो। जिला प्रशासन ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है और जिला प्रशासन की माने तो कई बार ड्राइवरों को आपको बता दें कि इसको लेकर बातें भी बताई जाती है और उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो सभी स्वस्थ रह चुके हैं और दुर्घटना कम हो सके इसका ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान दो जो यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए ये हुंडई और ट्रैक सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम ये प्रोग्राम आज शुरू किया जा रहा है। और इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना है।
इसमें कई चीज़ें रहेंगी कि यातायात नियमों का या ड्राइवर्स को जो उनके काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है और उनका हेल्थ चेकअप है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लॉन्ग रूट पे चलते चलते काफ़ी टाइम ड्राइव करते करते कई बार ड्राइवर्स की थकान भी होती है, कोई स्ट्रेस भी होता है। तो ये सारी चीज़ों का एक होलिस्टिक अप्रोच, अभी तक हम सिर्फ यातायात नियमों को एक तरफ फोकस कर पाते हैं, बट ये चीज़ें कहीं छूट जाती है। तो एक नया इनिशिएटिव है जिसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पहले चरण में हमारे हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं वो चुने जाएंगे। उसके बाद जो भी सरकारी विभागों में जो कार्यरत ड्राइवर्स हैं, साथ ही साथ आरटीए गुरुग्राम के कोलैबोरेशन में जो फिटनेस टेस्ट कराने जो व्हीकल्स के ड्राइवर आते हैं, वहाँ पे भी इसके रेगुलर कैंप्स आयोजित किए। और अब बात करेंगे पलवल की, जहां पेट्रोल पंप पर नकाबपोश डकैतों ने 2.5 लाख रुपए लूटे हैं और डकैत फिल्मी अंदाज में पंप के अंदर गए और सोते हुए कर्मचारियों को जगाकर उनको बंदूक दिखाई और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज किया है और लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाश पंप पर तोड़फोड़ करके मौके से फरार हो गए हैं और पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना भी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका का मुआयना किया है। ये 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए तेल डलवाने के लिए। उन्होंने पेट्रोल पंप वाले ने तेल डालने से मना कर दिया, वापस चले गए। दोबारा फिर 15-20 मिनट पीछे फिर आ गए। फिर उन्होंने कहा भाई हम तो बंद कर देते इस टाइम। फिर एक लड़का उनका अंदर ही था, उसने रिक्वेस्ट करने से दरवाज़ा खोल दिया, वही चलो डाल देते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके आगे कट्टा हटा दिया। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।